नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में होने वाले भर्ती घोटालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से पूरे भर्ती घोटालों को अंजाम दिया जाता था, किस तरीके से जो चेयरमैन की नाक के नीचे बैठे हुए अधिकारी और कर्मचारी उनकी जानकारी में होते हुए या जानकारी में ना होते हुए पूरा का पूरा रिजल्ट ही बदल दिया करते थे, और कितने वर्षों से ये सारा घोटाला चल रहा था, ये जान करके भी आप चौंक जाएंगे। और फिर आपका भरोसा भी शायद उठ जाएगा कि शायद आपका नंबर नहीं आया सरकारी भर्ती में, या आप आज तक बेरोजगार हैं तो इन लोगों की वजह से है, ना कि अपनी पढ़ाई में कमी के कारण। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को इतना ज्यादा सोशल मीडिया में व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर कीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचे और पता चले कि घोटाला होता किस तरीके से था और क्या अभी भी घोटाला चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो न्यूज आई है, न्यूज में जो चीजें आ रही है वो एसओजी जो बता रहा है वही चीजें आ रही है। एसओजी जो नहीं बता रहा है वो चीजें हम आपको बताएंगे दोस्तों। हमने पिछले कई वर्षों से, लगभग 2018 से ही लगातार जो भर्ती परीक्षाओं में घोटाले हो रहे थे, आवाज उठाई है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के 2018 में हमने एलडीसी भर्ती में जो घोटाला आरएसएम एसएसबी बोर्ड में चल रहा था, उस समय बीएल जाटावत जो कि चेयरमैन था, हमने बहुत सारी चीजें आरटीआई वगैरह सबूत सारी चीजें रखी थी। ये संजय माथुर भी उस समय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में था, तो सारी चीजें रखी थी। रीट 2018 में जो घोटाला हुआ उसके बारे में भी रखा। आरएस 2018 में जो घोटाले हुए उसके बारे में भी सारी वीडियोस पड़ी हैं। और उसके बाद में पीटीआई, एसआई भर्ती, कांस्टेबल भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या रीट 2021, जहां पे भी पेपर लीक या बैकडोर घोटाला हुआ, ओमआर का, या फिर मार्क्स बढ़ाने को लेकर के, सिलेक्शन को लेकर के, वो सारी चीजें हमने वीडियोस में डिस्कस की है, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। यहाँ पर एसओजी अब कह रहा है कि 9 साल से फर्जीवाड़ा चल रहा था। 9 साल से फर्जीवाड़ा चल रहा था तो ये एजेंसियां कहाँ थी? इन्हें 9 साल तक पता क्यों नहीं चला? तो कहीं ना कहीं ये है कि पता तो चला होगा, लेकिन उस समय के जो सरकार थी या नेता थे, उन्होंने मामला दबा दिया था किसी न किसी तरीके से। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो सिपाही लगा हुआ था राजस्थान चयन बोर्ड में, कर्मचारी चयन बोर्ड में, उसने पैसे देकर अपने पत्नी और कई रिश्तेदारों को पास करवाया। और अध्यक्ष जो था जाटावत, जिसके बारे में हमने बहुत पहले 2018 में बता दिया था कि ये सबसे भ्रष्ट जो है अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में आया है। ये उस समय हमने कहा था, क्योंकि इस पर कुछ साल पहले भ्रष्टाचार का एक मामला भी दर्ज हुआ था जब ये चेयरमैन बना था, उससे पहले। तो वो सारी चीजें भी हमने उन वीडियोज में बताई है। और जब लोग इससे मिलने जाते थे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में, तो इसका व्यवहार भी, अगर आप गए हो तो आपको पता होगा, ये खुला कहता था कि हमने ऐसा किया है, जाओ कोर्ट में चैलेंज कर दो, केस कर दो, हम ऐसे ही करेंगे। यानी ये खुलेआम कहता था। जब इसके केबिन में जाते थे कोई शिकायत लेके किसी भी एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर के या फिर कमी को लेकर के, तो ये फाड़ के फेंक देता था एप्लीकेशन, और ये कहता था कि जाओ कर दो हाई कोर्ट में केस, वो रहा कोर्ट और वो रहे हम। तो इस तरीके से ये धमकी देता था। तो ये सारी चीजें हमने बहुत पहले बता दी है। अब इसने जो भर्तियां आई है जेईएन, ये बता रहे हैं कि जेईएन भर्ती 2021 के टॉपर के भी मार्क्स बढ़ाए। इसने कहा कि एसओजी ने कहा कि एफआईआर में बीएल जो जाटावत है, इसकी भूमिका पर सवाल उठाए। सवाल क्या उठाए हैं? सवाल हमने तो आज से 6-7 साल, 8 साल, 2018 में ही उठा दिए थे। ये एसओजी अब सवाल उठा रही है। इनको कोई जानकारी नहीं है। अगर जानकारी थी तो भी उन लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया होगा। ये सवाल नहीं उठा रहे हैं, संदिग्ध भूमिका नहीं है, पूरी भूमिका इनकी है। इसके बाद में 2 साल लीक हुआ था जेईएन भर्ती का पेपर, 5 साल बाद जांच हुई शुरू। जबकि हमने बहुत पहले, जब ये पेपर हुए थे, जब ये भर्तियां हुई थी, तब घोटाले के बारे में हमने सारी जानकारियां दे दी थी। हमने आरपीसी के बारे में भी दे दी थी। आरपीसी के बारे में
पहले से वीडियोस पड़े हुए हैं, नया वीडियो भी आएगा कि आरपीसी में किस तरीके से घोटाला होता था और किन किन चेयरमैन ने घोटाला किया। हालांकि हमने बहुत पहले वीडियो बना रखी है जिनमें बता रखा है किस किस चेयरमैन ने किस किस भर्ती में कितना कितना घोटाला किया। वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो अब जाकर के जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, अब जो न्यूज निकल के आ रही है कि चयन बोर्ड 11 साल से कर रहा था खेल इसमें, और 5 चेयरमैन मिले फिर भी ओमर सीट स्कैन पर घपला नहीं पकड़ा। तो ये जो संजय माथुर है, प्रवीण गोंगवाल है, ये 2014 जब से बोर्ड का गठन हुआ था तभी से ये थे। तो सीधी सी बात है कि जो बेईमान लोग शुरू से सिस्टम में हो तो इन्होंने लगातार घोटाला किया होगा। ये तो है नहीं बीच में इन्होंने घोटाला किया और फिर रुक गए या उससे पहले नहीं किया होगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं होगी। चोर जो है वो चोरी करना थोड़ी छोड़ सकता है। तो अगर उसने 18-19 में 20-21 में चोरी की है तो हो सकता है कि 17-16-15-14 में भी की हो और उसके बाद 21-22-23-24-25 तक में भी की हो, क्योंकि ये अभी भी बने हुए हैं, अभी भी वेबसाइट पे इनके नाम चल रहे हैं, यानी इनको अभी तक हटाया नहीं गया है पदों से, अभी तक इनको सैलरी मिल रही है। जिस पद में ये कर्मचारी चयन बोर्ड में बने हुए थे उसकी सैलरी अभी तक इनको मिल रही है और अभी भी इनके नाम के आगे श्री लगा करके बोर्ड की वेबसाइट पर लगा हुआ है। लेकिन जो चेयरमैन बैठे हैं आलोक राज, उनकी हिम्मत नहीं है कि इनका नाम भी हटा सके। उल्टा जब इंटरव्यू देते हैं तो संजय माथुर जी, संजय माथुर जी, इन घोटालेबाजों, भ्रष्टाचारियों, बेईमानों को जी जी लगा करके वो बोल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि वो कितने दबाव में है। कहीं ना कहीं उनकी भी इसमें अ, अगर संलिप्तता नहीं है तो कहीं ना कहीं इनकी इनको जानकारी तो थी, इसलिए जी जी लगा करके बात कर रहे हैं कि कहीं अपना नाम नहीं आ जाए उल्टा सीधा बोलने पर। तो अब 2014 से चेयरमैन बदलते रहे पर ये दोनों जमे रहे। यानी सीधी सी बात है, अगर चेयरमैन को पता भी होगा तो अपनी सहमति उन्होंने दे रखी होगी या फिर जानबूझ करके कार्रवाई नहीं की। आर के मीणा ये 14 से 17 तक रहा। इसके बाद नंद सिंह नरू का ये कार्यवाहक रहा 1 साल के लिए। बीएल जाटावत ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा भूमिका इसी व्यक्ति की रही है, क्योंकि हमने तो पर्सनली जो एलडीसी 2018 का मामला था उसमें जाकर के जब सारी चीजें वहां पर दी एप्लीकेशन वगैरह, तब इसका व्यवहार हमने देखा था कि किस तरीके से ये कैंडिडेट्स की जो भी वहां पे पीड़ित अभ्यर्थी आए थे टाइपिंग एग्जाम को लेकर के, उसमें घपले को लेकर के, तब इसने एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दी और कहा जाके कोर्ट में चैलेंज कर दो, केस कर दो हम पर। तो ये व्यक्ति हमेशा से जो है संदिग्ध था। संदिग्ध क्या है, इसी की पूरी भूमिका रही 3 साल जब तक ये रहा। इसके बाद में हरिप्रसाद शर्मा, आपको पता ही है इस तरीके से जो रीट वाली भर्ती थी उसमें जब घपला सामने आया, जब इनके शिक्षा मंत्री जी के वीडियो वायरल हुए कि हम सेट करा देंगे सारा, और जो इनकी संलिप्तता प्राप्त हुई फिर टिकट के लिए जो सारी चीजें की इन्होंने, सारी चीजें लोगों को पता है, मीडिया में है कि टिकट भी इनको कांग्रेस से फिर शायद मिला था। तो किस स्तर पर इन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा। अब है मेजर आलोक राज, ये जो अगस्त 2023 है, तो ये तो कह रहे हैं इनके नीचे कौन से कर्मचारी क्या कर रहे हैं, हमने कंपनियां बदल दी लेकिन स्टाफ वही रखा। तो भाई कंपनियों ने घोटाला किया होगा, आपने बदल दी होगी, लेकिन जो स्टाफ, बेईमान स्टाफ पड़ा है 2014 से, वो तो लगातार बने हुए हैं। उनकी जानकारी आपको थी नहीं थी ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस हिसाब से आप इन भ्रष्टाचारियों, बेईमानों को जी जी लगाकर सम्मान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भूमिका भी संदिग्ध लग रही है कि कहीं ना कहीं आपको जानकारी थी कि ये चीजें चल रही है। और इसकी चीजें ये जानकारी आपको थी, ये कैसे सामने आ रही है कि पिछले 1 वर्ष में एसओजी ने हर महीने आरपीसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पूछा है कि ओमआर कहाँ है, लेकिन एसओजी के पत्रों के जवाब में कर्मचारी चयन बोर्ड खामोश है, आलोक राज जी खामोश है। आलोक राज जी की तरफ से ये जवाब जा रहा है कि हमें मिल नहीं रही है, एक ही जवाब दिया जा रहा है कि हमें मिल नहीं रही है। एसओजी पिछले 1 वर्ष से किसको जो है पत्र लिख रही है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को। और अभी पिछले 1 साल से कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, आलोक राज जी हैं। तो आलोक राज जी ही जवाब दे रहे हैं कि हमें सीटें नहीं मिल रही है। ये तो है नहीं कि उनकी अनुमति के बिना ये जवाब जा रहे हैं। तो एसओजी ने कहा कि सबकी नहीं तो जो जो चयनित है उनकी ओमर सीट देते। और 3 जो भर्तियां जिनमें घोटाले की सबूत
पाए गए हैं उनकी मूल ओमा शीट देने में भी बोर्ड ने इनकार कर दिया है, गायब कर दिया है या जानबूझकर जानकारी नहीं दे रहा है। और 42 अभ्यर्थियों की ओमार शीट में हेरफेर का जो सबूत मिले हैं उनकी भी ये ओमार नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं हमें मिल नहीं रही है। तो ये आलोक राज जी की जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी तो चेयरमैन वही है। तो चेयरमैन है तो चेयरमैन मना कर रहे हैं देने के लिए, तो कहीं ना कहीं इनकी भी संलिप्तता हो सकती है, इसीलिए ये मामले को दबा रहे हैं, बता नहीं रहे। अगर आप पाक साफ हैं तो आपको दे देने चाहिए उमा शीट, लेकिन आप क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपकी इसमें संदिग्ध भूमिका है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे जो है ये साबित होता है कि चेयरमैन को हमेशा जानकारी होती है कि घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? कि बोर्ड का जो पूरी व्यवस्था है, सिस्टम है, उसमें देखो सबसे ऊपर चेयरमैन होता है, उसके नीचे बाकी के मेंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम रिक्रूटमेंट का काम होता है, ठीक है, वो चेयरमैन के अंडर में होता है, जिसमें एक सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के नीचे डीवाई सेक्रेटरी और दो डीवाई सेक्रेटरी। और ये जो सेक्रेटरी होता है इसके नीचे जो डिपार्टमेंट होते हैं, रिक्रूटमेंट का, स्टेब्लिशमेंट का, आईटी का, लीगल सेक्शन का, डीवी सेक्शन का, अकाउंट्स का, रिसिप्ट और डिस्पैच का, रूल्स का और एग्जाम सेक्शन का। तो रिक्रूटमेंट, आईटी जो और एग्जाम सेल, रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन वगैरह तैयार करते हैं, तो ये हमारा जो भर्तियों से संबंधित सेक्रेटरी के नीचे आ गया, और उसके ऊपर कौन है? केवल चेयरमैन है। फिर आईटी सेल जो ओएमआर शीट वगैरह, या फिर यूं कह सकते हैं एग्जाम सेल जो एग्जाम करवाता है, तो कहीं ना कहीं सेक्रेटरी और चेयरमैन के हाथ में है सारी चीजें। इसके बाद में आईटी जो ओएमआर वगैरह का रिजल्ट निकालती हैं, स्कैन वगैरह करवा के सारी चीजें, तो वो भी सेक्रेटरी के हाथ में है और चेयरमैन के हाथ में है। डीवी का सेक्शन भी सेक्रेटरी और चेयरमैन के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं बाकी जो मेंबर है या एडवाइजर जो लीगल रूल्स, रिक्रूटमेंट एडवाइजर डीवी के, सेक्रेटरी के, विजिलेंस के, ये तो एडवाइजर अलग है, लेकिन जो काम करवाने का जो डायरेक्ट जिम्मा होता है रिक्रूटमेंट का, एग्जाम का और रिजल्ट निकालने का, वो मुख्यतया सेक्रेटरी और फिर उसके ऊपर चेयरमैन होता है। तो इस सेक्रेटरी के पद पर संजय माथुर बना हुआ था। संजय माथुर जो पकड़ा गया है वो इस सेक्रेटरी के पद पर था। तो संजय माथुर अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसके ऊपर यही आदमी है चेयरमैन, जिसको जानकारी हो सकती है या उसका कंट्रोल नियंत्रण रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके सीनियर अधिकारी की सहमति के बिना या जानकारी के बिना नीचे का ये अधिकारी सारी चीजें अपने हिसाब से कर रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये चीजें तो संभव ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो कहीं ना कहीं चेयरमैन को जानकारी तो थी, लेकिन किस दबाव में वो चुप है या चुप बैठे थे, वो तो वही बता सकते हैं कि क्या किसी नेता का, मंत्री का दबाव था उन पर। अब दोस्तों देखें कि फॉर्मर जो चेयरमैन रहे हैं अभी तक 2014 से 23-24 तक, उसमें आर के मीणा, उसके बाद में नंद सिंह नरूका, फिर बीएल जाटावत, फिर हरिप्रसाद और अब आलोक राज जी। तो दोस्तों अगर 2014 से जैसा कि सामने आई है चीजें कि 11 साल से घोटाले कर रहे थे, 11 साल, तो सुजी ने बताया 11 साल भी अगर घटाएं तो 2014 ही होता है। 2025 से 11 कम करें तो 2014, यानी जब से ये चयन बोर्ड बना तब से ही ओमआर सीटें बदली जा रही थी। तो ये एसओजी ने खुद माना है। तो अगर इस आर के मीणा, नंद सिंह नरूका, बीएल जाटावत, हरिप्रसाद और आलोक राज, इन सभी चेयरमैन के अंडर में जो भर्तियां हुई है उनकी अगर निष्पक्ष जांच करवा ली जाए, तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी बहुत बार दावा किया है, हर एक भर्ती के बारे में हमने बताया था कि पेपर लीक हो चुका है, किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से बैकडोर घोटाले हो रहे हैं, बैकडोर एंट्रियां हो रही है, सारी चीजें बताई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर जांच करवा ली जाए तो दोस्तों आप मान के चलिए, आपको लग रहा होगा कि 5-10% सिलेक्शन बेईमानी से हुए होंगे, लेकिन दोस्तों ये आंकड़ा 5-10% का नहीं है, ये 50% का आंकड़ा है, जिसमें लोग बेईमानी करके नौकरियां लगे हैं पिछले 10 सालों में, 10-11 सालों में। और ये केवल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थिति नहीं है, ये आरपीएससी की और राजस्थान की अन्य भर्तियों की भी है। दोस्तों मेंबर्स कौन कौन रहे आप देख सकते हो, नंद सिंह नरूका, इसके बाद में इसको कार्यवाहक भी बनाया था अलका सिंह सरदाना, विनोद यादव, विजय लक्ष्मी महेंद्र, इरफान मेहर। इनकी अगर जांच करवा ली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों। और सेक्रेटरी कौन रहे हैं, तो दोस्तों ये देखो,
2014 में सुरेश चंद्र गुप्ता, फिर सांवरवल वर्मा, फिर प्रदीप कुमार बरोड़, फिर मनीष चौहान, फिर मातादीन शर्मा, फिर मुकुट बी जहांगीर, पुष्कराज शर्मा और दोस्तों जो सुशील पूनिया, और 2023 से 24 के बीच में कौन था? संजय कुमार माथुर। तो कहीं ना कहीं इसकी बड़ी भूमिका 23 से 24 वाली जो भर्तियां हैं एक साल में, इसमें भी रही है दोस्तों। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो भ्रष्टाचारी बेईमान पकड़े गए हैं, इनको पकड़े जाने के बाद, इनके खिलाफ सबूत मिलने के बाद भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष इनको जी जी कह के सम्मान दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है जो अभी भी चल रही है, देख सकते हैं आप, 23 तारीख का नोटिफिकेशन, इसमें नोडल ऑफिसर के रूप में यहाँ संजय कुमार माथुर का जॉइंट डायरेक्टर आईटी अभी भी नाम चल रहा है, जबकि इसको बर्खास्त कर देना चाहिए था। नाम तो कम से कम वेबसाइट से हटा देना चाहिए था, क्योंकि जब आप बेईमानों को ही सम्मान दे रहे हो तो फिर निष्पक्षता पारदर्शिता की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बात यह है कि हमने जो भी चीजें यहाँ पर डिस्कस की, अगर इन सेक्रेटरियों की, इन मेंबर्स की और चेयरमैनों की जांच करवा ली जाए, इनके कार्यकालों की जांच करवा ली जाए, तो निश्चित तौर पर सारी चीजें निकल करके सामने आ जाएगी कि किस व्यक्ति ने कितना घोटाला किया है, कितने लोग बेईमानी से लगे हैं। अगर जो चयनित हुए हैं पिछले 10-12 सालों में, यानी 2014 से, हम 2013 से बात कर रहे थे, उसमें आरपीसी और अन्य भर्तियां आ जाती, लेकिन जब से बोर्ड का गठन हुआ है 2014 से, अगर 2014 से भी जांच करवा ली जाए, जो जो सेलेक्ट हुए हैं केवल उनकी ओमार्क्स अगर जांच करवा ली जाए, या उनके डॉक्यूमेंट्स जांच करवा ली जाए, या उनके लिंकों की जांच करवा ली जाए, पेपर्स में किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से या फिर एग्जाम उनकी ओमार्क शीट के माध्यम से उनके रिजल्ट की जानकारी कर ली जाए, उनके आगे पीछे के रिजल्ट की जानकारी कर ली जाए कि पिछली भर्तियों में उनके मार्क्स कैसे क्या थे, जिस भर्ती में वो सेलेक्ट हुए हैं उससे जस्ट पहले वाली जो भर्तियां उनमें कैसे कितने अंक आते थे उनके, तो उससे भी पता चल जाएगा कि फर्जी कौन है, फर्जी कौन है उसका पता चल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन में या फिर अपने 10th 12th में सेकंड डिवीजन से पास हो रहा था और वो टॉपर में आ रहा है या सरकारी नौकरी लग रहा है, तो उसकी जान अगर आप थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की या एग्जाम के जो रिजल्ट ओमार की, ओमार वगैरह की, तो पता चल जाएगा कि फर्जीवाड़ा किया है कि नहीं किया है। फिर अगर उससे सख्ती से पूछताछ हो, सारी चीजें लिंक स्टेब्लिश किए जाएं, तो लगभग मान के चलो दोस्तों 50% ऐसे लोग सरकारी नौकरी में लगे हैं, चाहे वो आरपीएससी के माध्यम से लगे हों या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से लगे हों या अन्य भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से लगे हों। राजस्थान में पिछले कम से कम 10 सालों में जो लोग सरकारी नौकरियां लगे हैं उनमें से 50% यानी आधे बेईमानी करके लगे हैं लोग। और ऐसा हमने अपने आसपास भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि ऐसे ऐसे आपके मित्र मंडली में या आपके आसपास के जो जानकार है, रिलेटिव्स हैं, जो लड़के 10वीं में 12वीं में फेल होते थे, सप्लीमेंट्री आती थी, या फिर जो थर्ड डिवीजन या सेकंड डिवीजन से पास होते थे, पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, वो अचानक से सरकारी नौकरी लग गए और अच्छे अच्छे पदों पे लग गए। लेकिन वहीं आपके आसपास जो लोग 90% वाले थे, 80% वाले थे, वो आज तक बेरोजगार बैठे हैं। तो ये इस चीज को साबित करती है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार सिस्टम में है, उसके चलते 90% वाला तो घर बैठा है, और जो 40% वाले हैं, थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन वाले हैं, फेलियर जो रह चुके हैं हमेशा से, वो सरकारी नौकरियों में घुस चुके हैं। तो अचानक से उनके पास कोई टैलेंट या फिर कोई दिव्य शक्ति नहीं आ गई कि वो पढ़ करके नौकरियां लग गए, उनके पास लिंक मिल गए, क्योंकि ऐसे लोगों के पास ही लिंक जल्दी जिनके पास आ जाते हैं, जो पढ़ाई से जिनका लेना देना नहीं होता, इधर उधर की चीजों में जो लगे रहते हैं, उनको ही ऐसे लिंक मिल जाते हैं जो फर्जीवाड़ा करके शॉर्ट तरीके से चीजें करवा दे, सफलता दिलवा दे। तो इसलिए पढ़ाई करने वाला तो कमरों में
बैठ करके अपनी तैयारी में लगा रहता है तो उसे ऐसे लिंक नहीं मिलते हैं। जबकि जो दोस्तों इधर-उधर घूमने वाले होते हैं, पढ़ाई से जिनका लेना-देना नहीं होता, उनको ऐसे लिंक मिल जाते हैं जिनके माध्यम से ऐसे गिरोह के लिंक मिल जाते हैं जिनके माध्यम से ये पेपर लीक या ओमार या अन्य घोटालों के माध्यम से सरकारी जो जॉब है या सरकारी नौकरियों में लग जाते हैं। तो दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।